Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economic Lecture. So this is our first day. Let us start with the textbook first. This is how your textbook cover looks like. And we will directly follow the index. See what is given in economic subject. Basic concepts in economics. मनी, तो मनी ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा. देन पार्टीशन वैल्यूज, ये हमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जो थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड है उसका पार्ट यहाँ पर सीखना है. द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, ये एक स्पेशल थिंग मैं बोल सकता हूँ न्यू सिलेबस में ऐड की गई है. अभी तक जो हम लोग इकोनॉमी पढ़ते थे ऑल ओवर इंडिया की पढ़ते थे, ठीक है, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी लिव इन महाराष्ट्र, तो हमें महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है ना. So they have included this particular chapter in our syllabus. Then we have rural development in India. तो इंडिया के अंदर जो रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है, विलेज एरियाज है, उनका डेवलपमेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हो रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर के आ रही है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे. और फिर जो जनरल प्रॉब्लम है जो सालों से इंडिया सहता आ रहा है, देखता आ रहा है, वो है पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. तो ये जो मेन 3 प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में हम रीड करेंगे और रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या एक्शन ले रही है, वो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में हम समझने वाले हैं. ओके, देन वी हैव चैप्टर नंबर 9, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया सिंस 1991. क्यों 1991 लिया गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. हम इसका जो भी हिस्ट्री है इसके पीछे, ये जो 1991 ये ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. और 10th चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है वो चैप्टर नंबर 10 में देखें. So this is our whole syllabus. We will start with first chapter, basic concepts in economics. So let's move on towards the introduction. यही बात मुझको सबसे अच्छी लगती है. As you can see here, ये जो पिक्चर पुट किया गया है, ठीक है ना, ये किसका पिक्चर है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ कौटिल्य. कौन है ये? कौटिल्य. ये चीज जो मैं देख रहा हूं ये पहले सिलेबस में नहीं हुआ करती थी, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर आई कैन सी कि अभी अभी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा है, हमारे जो इंडियन रिसर्चर्स हैं, इंडियन ऑथर्स हैं, उनको भी तवज्जो दी जा रही है, ठीक है. तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है. तो जो चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमी. तो इकोनॉमी को स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में जान लेना चाहिए. तो क्या है वो बेसिक कंसेप्ट, क्या होती है इकोनॉमिक्स, ये देखेंगे. तो जैसा कि मैंने यहाँ पर नाम लिया कौटिल्य का, और इन्होंने उसका पिक्चर भी दिया है. इनको चाणक्य के नाम से जाना जाता था. किस नाम से? चाणक्य. और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, बराबर है.
तो ये बुक किस पे लिखी? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे ये बुक लिखी हुई। किस पे लिखी है? पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो एक बहुत बड़ा योगदान है पॉलिटिकल इकोनॉमी में किसका? ये जो महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे कौटिल्य द चाणक्य। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है अर्थशास्त्र में, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड द इंट्रोडक्शन। Today's world is marked by scientific invention and discovery। सही बात है। आज की तारीख में लगातार हमें क्या देखने को मिल रहा है? साइंटिफिक डिस्कवरीज देखने को मिल रही है, इन्वेंशंस देखने को मिल रहे हैं, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं मार्केट में, टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है। This remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is a science? What is a science? तो एक क्वेश्चन आ जाता है, साइंस क्या है? बराबर है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस का क्या मतलब है? Along with this we have one more question। आपने 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक सोशल साइंस करके भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो सोशल साइंस में भी साइंस का क्या इन्वॉल्वमेंट है? सामाजिक विज्ञान। तो ये जो सोशल साइंस में है उसमें साइंस क्या है? हाउ यू कैन कनेक्ट दिस वर्ड साइंस विथ जनरल साइंस एंड सोशल साइंस? सो यस फ्रेंड्स, साइंस एंड सोशल साइंस जहां पर हमें ये दोनों वर्ड मिलता है, ठीक है ना? साइंस, तो साइंस क्या है? साइंस इज अ systematic body of knowledge। Science is what? Is a systematic body of knowledge। तो क्या होता है systematic body of knowledge? जब भी हम बात करते हैं systematic चीज की, organized चीज की, तो यहां पर हमारे दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है। देखिए, जैसे आप 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में कभी लेबोरेटरी को विजिट करते होंगे, है ना, टीचर्स के साथ में, और कोई एक्सपेरिमेंट आपको करने को कहा जाता है, तो आप वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? पहले आप उसका जो मेन उद्देश्य है, मोटो क्या है, उसे लिखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किस चीज के बारे में है। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए, आप उसको लिखते हैं, उसको जमा करते हैं। इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर जो पर्टिकुलर स्टडी है उसे स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करते समय उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है उसके बिहेवियर को नोट करते हैं, और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, डेटा आपको मिल रहा है, वो डेटा आप कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें से आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन आने के बाद हम कंक्लूजन देते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आया। ये जो होल प्रोसेस है जहां पर हम क्या कर रहे हैं? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और फिर कंक्लूजन दे रहे हैं, यही सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और इसी को साइंस बोला गया। तो चाहे ये जनरल साइंस हो, चाहे ये सोशल साइंस हो, देखो सोशल साइंस में भी क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसका कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? सो चाहे वो जनरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, ड्रॉइंग कंक्लूजन, प्रोवाइडिंग रेमेडीज, है ना, इसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज।
तो यहां पर देखो बताया है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस. हाउ मेनी? टू. फर्स्ट इज नेचुरल साइंस एंड सेकेंड वन इज सोशल साइंस. नेचुरल साइंस है ना, प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान. नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled condition. मतलब क्या बता दिया? नेचुरल साइंस क्या है, प्राकृतिक साइंस क्या है? वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, उसका जो लॉ बन गया है ना. लॉ का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? गुणधर्म, धर्म जो उसका है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर कंक्लूजन निकाला इन इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई में मैंने कंक्लूजन निकाला कि फायर के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे, इफ यू टच द फायर, है ना, यू विल गेट बर्न, आप जल जाएंगे. ये मैंने बताया कि आग का गुणधर्म है, फायर का गुणधर्म है, लॉ है, लॉ ऑफ नेचर. यही काम आप अमेरिका में बैठ के करो, थाईलैंड में बैठ के करो, जापान में बैठ के करो, आग में हाथ डालो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? जल जाओगे. तो यूनिवर्सली इट इज एक्सेप्टेबल, सब जगह पर ये क्या देगा आपको? सेम रिजल्ट देगा. इसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस. तो कोई भी पर्टिकुलर लॉ है नेचुरल साइंस का, आपको यूनिवर्सली वो क्या देगा? सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी, और उसको अगर आपको वैलिडिटी उसकी चेक करनी है तो आप लेबोरेटरी में जाकर के कंट्रोल्ड कंडीशन में चेक कर सकते हैं. गेटिंग इट एवरीवन? Natural science are also called exact science because of their empirical approach. तो इसे क्या बोला जाता है? exact science बोला जाता है. क्यों? इसके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा नहीं. जैसा कि मैंने बताया, आप जो एक्सपेरिमेंट इंडिया में कर रहे हो वही एक्सपेरिमेंट आप फॉरेन कंट्री में करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, रिजल्ट सेम मिलेगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी. जैसे मैथमेटिक्स, physics, chemistry, etc. Social science. Social science is called abstract or behavioral science. क्या बोला जाता है इसे? Abstract और behavioral science. यहां पर हम human behavior को चेक करते हैं because it is related to the study of some or the other aspect of human behavior, है ना. तो अल्टीमेट स्टडी हमारा किसके ऊपर होता है? ह्यूमन बिहेवियर पे. लाइक साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ द मैन एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी. राइट? ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी एम्पेरिकली टेस्टेड. तो ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है? आप उसको एक ही पैमाने पे चेक नहीं कर सकते हो, सबका बिहेवियर अलग हो सकता है. पर्सन ए can react in different way as compared to person B. एक पर्सन का लाइक डिसलाइक टेस्ट प्रेफरेंस अलग हो सकता है दूसरे पर्सन से. तो आप जो टेस्ट इसके साथ कर रहे हो किसी और के साथ करोगे तो आपको रिजल्ट जुदा मिल सकता है, अलग मिल सकता है ना. तो ये एम्पेरिकल स्टडी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है. कैसी स्टडी? एब्स्ट्रैक्ट. गेटिंग इट? तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही है. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in a laboratory. Laboratory में तो आप उसको स्टडी कर सकते नहीं हो. Hence, the law of social science are not universal. तो इसका लॉ यूनिवर्सल नहीं है. It depend upon place to place, person to person, time to time. But they are only statements of general human tendency. तो जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसके ये स्टेटमेंट्स है. क्या ये? स्टेटमेंट्स है. बराबर है. तो इसको आप कोई लैब में टेस्ट नहीं कर सकते हो, इसका कोई ऐसा एम्पेरिकल स्टडी नहीं हो सकता है. तो इट्स अ सोशल साइंस, नॉट अ यूनिवर्सल साइंस. आई होप आपको नेचुरल साइंस और सोशल साइंस ये दोनों में प्रॉपर डिफरेंस पता चला है. ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का पार्ट है. किसका पार्ट है? सोशल साइंस का. इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का पार्ट.
द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। देखो यहां पर यह दो चीज आपको याद रखना है कि पहली बात ये एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है, लैटिन वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड होता है कि नहीं, तो हमको ध्यान रखना है इट्स अ ग्रीक वर्ड। विच वर्ड? ग्रीक वर्ड। और दूसरी बात, ये ग्रीक वर्ड है क्या? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, तो ओइकोनोमिया ये आपको बाय हार्ट कर लेना है ना, OIKONOMIA, ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउसहोल्ड। देखो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसहोल्ड। घर का मैनेजमेंट कैसे करें उसी को बोलते हैं ओइकोनोमिया। ये वर्ड कहां से आया? ये ग्रीक से आया, इट्स अ ग्रीक वर्ड, और उसी से डेवलप हुआ है इकोनॉमिक्स। क्या डेवलप हुआ? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। देखो क्या बता दिया यहां पर, जो भी आप पढ़ते हो, साइकोलॉजी का स्टडी करो, है ना, फिलॉसफी का स्टडी करो, तो उसमें जो क्वीन ऑफ सोशल साइंस होता है वो हम किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को। दैट मीन्स इकोनॉमिक इज द मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, बाय पॉल सैमुअल्सन। ये किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन ने ये सेंटेंस दिया है। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जैसे सोशल साइंस ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, इकोनॉमिक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करता है। ह्यूमन बिहेवियर मतलब इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के समय ह्यूमन का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अल्टीमेट वांट विथ लिमिटेड मीन्स, है ना। अब यहां पर मीन्स का मतलब क्या हो जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स? मीन्स का मतलब यहां पर होता है रिसोर्सेस। क्या होता है? रिसोर्सेस। बिकॉज wants are unlimited, wants are unlimited but resources are limited. so यहां पर means का मीनिंग हम क्या डिराइव करेंगे? रिसोर्सेस। ठीक है, और wants का मतलब क्या हो जाता है? नीड्स, डिजायर, राइट। तो यहां पर हम डील कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, मतलब उनके बहुत सारे जो नीड है उसको वो कम रिसोर्सेस में, लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे सेटिस्फाई करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है उस समय। ओके, let us understand the nature of economics with respect to some popular definition। तो कुछ definition हम economics के यहां पर देखेंगे। so देखिए यहां पर आपको क्या दिया है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आपने कई बार 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इसके बारे में। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब जहां पर कैपिटल को, मनी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा काम करते हैं। सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद, जहां पर हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना, सब लोगों का विकास होना चाहिए, ये सोशलिज्म है, समाजवाद। और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया में हम फॉलो करते हैं, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के जो एडवांटेज है उसको क्या किया गया है? मिक्स किया गया और उससे बनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो डेफिनेशन जब हम देख रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है कौटिल्य का, चाणक्य का, उसको हम लोग रीड करते हैं। तो इनके क्या व्यूज हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर? अर्था, अभी जो अर्थशास्त्र है उसमें अर्था देख रहे हैं। अर्था मीन्स वेल्थ, अर्था मीन्स वेल्थ, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति। ठीक है ना, तो अर्थशास्त्र
उसमें जो अर्थ है, अर्थ का मतलब क्या है, वेल्थ, एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो ये हम वेल्थ की साइंस पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की साइंस पढ़ रहे हैं। गेटिंग इट? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के हिसाब से अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ, एंड साइंस का मतलब क्या होता है, सॉरी, शास्त्र का मतलब क्या होता है, साइंस। अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing wealth। अर्थशास्त्र जो है ये है क्या एक्चुअली, इट implies the science of acquiring and managing wealth। वेल्थ कैसे एक्वायर करें, है ना, आज हर एक का सपना होता है अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का। तो यहां पर अर्थशास्त्र उसी को बताता है कि आप वेल्थ को कैसे एक्वायर कर सकते हो, और एक्वायर करने के बाद उसको क्या करना है, मैनेज करना है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी, विटामिन एम, मनी। लेकिन पैसा आने के बाद भी टिकना चाहिए। कोई कोई ऐसा होता है कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा है बट पैसा टिकता नहीं है, बहुत खर्च हो जाता है और बाद में उसके पास कुछ पैसे बचते नहीं है। तो दोनों चीज यहां पर सीखना है कि एक्वायर कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ treatise on political economic in its broadest sense। तो ये treatise मतलब यहां पर क्या हो जाता है, एग्रीमेंट से, on political economic in its broadest sense। तो बड़े तौर पे देखें तो जो राजनीतिक शास्त्र है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना, तो उसका क्या है, यहां पर ट्रीटीज है। तो यहां पर हमको सीखने को मिलता है कि राजनीति को भी कैसे चलाना चाहिए ताकि पूरे देश की इकोनॉमी में हम वेल्थ को एक्वायर कैसे कर सके और वो पूरा का पूरा वेल्थ मैनेज कैसे कर सके। ठीक है, तो चाणक्य ने कितनी बड़ी बात कह दी यहां पर, और जो नाम उन्होंने रखा बहुत ही सटीक है, अर्थशास्त्र, वेल्थ एंड साइंस, और आप बोल सकते हो साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र। ठीक है, की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यू। तो जो चाणक्य है, कौटिल्य है, उन्होंने क्या की पॉइंट्स दिए, तो इनके मुताबिक क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है वेल्थ क्रिएशन में। तो क्या रोल अदा करना चाहिए ये उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया है, राइट। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। देखो यहां पर रीजन भी बताया कि वेल्थ क्रिएट करना है तो क्यों करना है, सिर्फ वेल्थ एक्वायर करना है उसके बारे में नहीं बताया, क्यों करना है वो भी बताया। क्या बताया, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स, ताकि हमें ऐसे रिसोर्सेस मिले जिसकी वजह से हम राज्य का वेलफेयर कर सके, है कि नहीं, राज्य की भलाई कर सकें, इसके लिए पैसा जमा करना जरूरी है, इसके लिए वेल्थ इकट्ठा करना जरूरी है। तो वेल्थ इकट्ठा करना है, हमको लग्जरियस लाइफ जीना है, इसके लिए नहीं। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, वेल्थ क्रिएशन तो है बट क्यों ये वेल्थ क्रिएट करना है, टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। वो पर्टिकुलर जो राज्य है, वो पर्टिकुलर जो देश है, उसका भला होना चाहिए, उसके लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो है मनी, है ना। तो वेल्थ क्रिएट कैसे करें और क्यों करें ये उन्होंने बताया। नंबर 3, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अब यहां पर देखो मशीनरी का बात मतलब क्या, मशीनरी मतलब यहां पर क्या हो जाता है, सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय मशीनरी, सिस्टम, एक यंत्र। जैसे हम देखते हैं इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना, जैसे आपको मुंबई में देखना है तो म्यूनिसिपालिटी, ये क्या है, एक मशीनरी है जो क्या करती है, साफ सफाई का ध्यान रखती है, स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखती है ना। तो म्यूनिसिपालिटी ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है।
तो अर्थशास्त्र भी यहां पर ये बोला गया, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अगर आपको गुड गवर्नेंस लाना है ना, अच्छे से अच्छा राज लेकर आना है, तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत होती है। और उसके लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। और रिसोर्सेस कहां से आएगा? वेल्थ क्रिएशन, है ना। और यही तो हम सीख रहे हैं किसमें? अर्थशास्त्र में। नंबर 4, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। देखो क्या बता दिया, अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज दिया है। कंपाइलेशन मतलब एक जगह पर लाया है। आप इनका दिया हुआ जो अर्थशास्त्र है वो रीड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के मंत्री कैसे होने चाहिए, कितने मंत्री रखने चाहिए, उस राज्य में टैक्स का सिस्टम कैसा होना चाहिए। सोचो, आज से लगभग 800 साल पहले, 1000 साल पहले, जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, है कि नहीं? आपने अशोक द ग्रेट का नाम सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादाजी थे, और उनके गुरु कौन थे? कौटिल्य द चाणक्य। ये चाणक्य ने इतना सुंदर शास्त्र बना करके दिया जो आज भी बहुत लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। एक एक पॉइंट आप देखेंगे, ये चारों पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो गई, है ना। पहला क्या था कि स्टेट और गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? रोल होना चाहिए। दूसरा कि वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए? एक रिसोर्स होना चाहिए लोगों की भलाई का, स्टेट की भलाई का। तीसरा, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो सारे आइडियाज है, कौन से? पॉलिटिकल आइडियाज, उन्होंने ये शास्त्र में डाल दिए, नोन एज अर्थशास्त्र। गेटिंग इट एवरीवन? लेट मी टेल यू ए स्टोरी अबाउट चाणक्य। तो जब ही चंद्रगुप्त मौर्य काल था, है ना, यहां पर जब बता दिया मौर्य पीरियड, तो स्टोरी तो सभी को पता है कि कैसे एक जो छोटा सा बालक जो भेड़ बकरियां चराया करता था, है ना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और चाणक्य ने उसको कैसे भारत देश का राजा बना दिया अपने टैक्टिक्स को यूज करके। तो ये तो सभी को पता है। और उनके काल में शासन बहुत अच्छा चल रहा था। तो दूर दूर तक, इवन मैं बोल सकता हूं चाइना, इंडोनेशिया, जापान, यहां तक हमारी ख्याति फैल रही थी। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं ना, सीखने आते थे, लर्न करने आते थे कि हाउ वेल यू आर मैनेजिंग, है ना। तो इतना अच्छा मैनेजमेंट, पूरा देश इतना अच्छा आप कैसे चला ले रहे हैं। तो वो सीखने के लिए बहुत जगह से लोग आते थे। तो चाइना से एक जो पर्सन थे, मे बी कोई बुद्धिस्ट होंगे, ज्यादातर बुद्धिस्ट ऐसे ही ट्रैवलिंग पर्पस के लिए निकलते थे। तो चाइना से एक जो पर्सन थे वो आए इंडिया में, और उन्होंने मिलना चाहा कि मुझे चाणक्य से मिलना है, कौटिल्य से मिलना है। तो वो राजमहल में जब आए, तो किसी ने उनको बताया कि चाणक्य तो राजमहल में रहते नहीं है। वो कहाँ रहते हैं? वो राज्य महल से बाहर रहते हैं। उनका जो सिर्फ राज्य का काम रहता है तो वो आते हैं राजमहल में, अदरवाइज वो बाहर कुटिया में ही रहते हैं। तो आप राज्य के बाहर जाएंगे, गांव के पास, आपको वहां पर उनकी जो कुटिया है वहां पर आपको वो मिलेंगे। तो वैसे ही पता पूछते पूछते वो जो पर्टिकुलर चाइनीज पर्सन थे वो वहां पर गए, और उनको दिखाई दी उनकी कुटिया। और कुटिया में जब वो जाते हैं, वहां पर जो कौटिल्य चाणक्य है वो कुछ लिखते रहते हैं, और लिखते रहते हैं, और वो सामने से आकर दिखाई दे तो वो उनको ग्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी उस समय का ग्रीटिंग रहा हो, और बोलते हैं मुझे आपसे मिलना था, बात करना था। तो वो बोलते हैं कि आप थोड़े टाइम विश्राम कीजिए, हम आपसे आते हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने चाणक्य को गौर से देखा। तो चाणक्य क्या कर रहे थे? वो किसी शास्त्र के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। फिर जैसे ही बात करने का समय आया तो उन्होंने उनके टेबल पे रखा हुआ जो लैंप था, है ना, जो दिया था, उससे बुझा दिया। और फिर
दूसरे तरफ जो लैंप रखा हुआ था उसको जलाया और इस जो चाइनीज पर्सन को वहां पर बुलाया और बातें स्टार्ट की कि पूछिए आपको क्या पूछना है, क्या जानना है। वो सब बातें होती रही, लेकिन फिर चाइनीज व्यक्ति ने बोला कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि लैंप तो ऑलरेडी जल रहा था और जब हमारा बात करने का समय आया, आप जब अपना काम कर रहे थे तो आपने ये वाला लैंप जलाया था, और जब हम बात कर रहे हैं तो आपने ये लैंप बुझा करके दूसरा लैंप जलाया, ऐसा क्यों, ये आपने क्यों किया? तो चाणक्य ने जवाब दिया कि ये जो पहला वाला लैंप है, ये जो दिया मैंने जलाया है, इसमें जो ऑयल यूज हो रहा है ये सरकारी काम के लिए है, ये राजा के काम के लिए, और मैं उस वक्त राजा का काम कर रहा था। लेकिन जब आप मुझसे बात करने आए तो ये हमारा पर्सनल वर्क है, इसमें मैं राज्य सरकार की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता नहीं हूं। इसके लिए मैंने वो दिया बुझा दिया और मैंने अपना जो मेरे पर्सनल कॉस्ट से मैं जो ऑयल लेकर के आया हूं उससे मैं ये दिया जला रहा हूं और मैं ये मेरा पर्सनल काम कर रहा हूं। तो ये सुनते ही वो जो चाइनीज पर्सन था उसका माइंड क्लियर हो गया कि जो व्यक्ति इस हद तक सोच सकता है कि मेरे काम के अंदर सरकार का दिया हुआ पैसा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, है ना, सरकार का पैसा सरकार के लिए ही यूज होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर में ही यूज होना चाहिए, तो ऐसे पर्सन के राज्य में कभी भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जबकि आज की तारीख में देखो, आज जो राजनेता है ना, वो सरकार का ही टेलीफोन यूज करेंगे, सरकार के ही कार यूज करेंगे अपने पर्सनल वर्क के लिए। सरकारी कार के लिए तो करना चाहिए, बट पर्सनल यूज के लिए भी वो सरकारी खजाने का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा काल था चंद्रगुप्त मौर्य का काल, जिसमें उनके गुरु, उनके महामंत्री कौटिल्य द चाणक्य, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एडम स्मिथ का। देखिए एडम स्मिथ, और इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि इन्होंने भी सेम बातें की हैं, ठीक है, लेकिन इनको क्या बोल दिया गया? इनको बोल दिया गया फादर ऑफ इकोनॉमिक। जबकि रियल फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन है? एक्चुअली चाणक्य ही रियल फादर ऑफ इकोनॉमी है, बट ठीक है, हमारे थियरी में इनको लिखा हुआ है, तो हमें एग्जाम में भी फादर ऑफ इकोनॉमी पूछा जाए तो हमको क्या बताना है? एडम स्मिथ। क्या बताना है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ, इनका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है? देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक। क्या बोला गया इनको? इनको बोला गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स, मतलब ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इनके हैं, he is most famous for his 1776 piece of work, an inquiry into the nature and cause of wealth of the nation। तो इन्होंने ये एक बुक लिखी, ठीक है ना, फिर से एक बार रीड करते देखो। he is most famous, किस बात के लिए ज्यादा फेमस है? for his 1776 piece of work, जो इन्होंने ये काम किया है किसमें? an inquiry into the nature and cause of wealth of the nation, है ना, इंक्वायरी इनटू द नेचर मतलब प्रकृति की जांच पड़ताल, और कॉज ऑफ वेल्थ है ना, प्रॉपर्टी, संपत्ति की कारण, संपत्ति का कारण क्या है? एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। देखो इन्होंने भी वर्ड या क्या, कौन सा वर्ड यूज किया? साइंस ऑफ वेल्थ। बात घूम फिर के वहीं पर आती है जो कौटिल्य ने बताया था, है ना, क्या बताया था? अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब वेल्थ और शास्त्र मतलब साइंस, तो उन्होंने भी साइंस ऑफ वेल्थ बताया, इन्होंने भी वही बताया। ठीक है, तो इन रियलिटी हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक? रियलिटी में कौटिल्य वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, बट ठीक है, ये मॉडर्न टाइम में हम इनको एडम स्मिथ को मानते हैं, तो आपको भी एडम स्मिथ एग्जाम में लिखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमको ध्यान रखना है, इट्स एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इनका कोट है, अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये आपको याद रखना है।
और ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट है या पीस ऑफ वर्क है ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपको नाम याद रखना है। बराबर। इसके क्या की पॉइंट्स है, देखो 4 की पॉइंट्स इसमें भी दिए गए हैं। पहला, लेजेस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर लेजेस फेयर मतलब क्या बता दिया है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जैसे काम करे, मतलब गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हर बात में गवर्नमेंट इंटरफियर करनी नहीं चाहिए, ऐसा इनका कहना है। दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल क्रिएट करना है, वेल्थ संपत्ति को जमा करना है, ठीक है। थर्ड वन, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो प्राकृतिक धर्म है इकोनॉमिक अफेयर्स में उसको क्या करना है, अटैच करना है, नेचर्स लॉ। एंड डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, अगर आपको ग्रो करना है तो अपने लेबर को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिविजन ऑफ लेबर मतलब सबको स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हर एक का अपना एक काम फिक्स होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर, देखो ये डिवीजन ऑफ लेबर भी ना क्या ऐसी चीज है जो हमारे एंशियंट ऋषि मुनि थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था। यहां पर मॉडर्न साइंस में इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। बट हमारे यहां पर हमने क्या कर दिया था, हमने एक कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया, है ना। सबका जो वर्क डिवाइड करने का तरीका है, हमने उनको कैसे डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्र, है ना, एंड वैश्य। ब्राह्मण्स, इनका काम क्या होता है, टीचिंग देना, पढ़ाना, नॉलेज गेन करना। क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करते हैं, ये लड़ते हैं, रक्षा करते हैं। वैश्य क्या करते हैं, वैश्य व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। और जो शूद्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये बाकी तीनों सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलरेडी ये जो स्पेशलाइजेशन का सिस्टम था, डिवीजन ऑफ लेबर, एंशियंट टाइम से इंडिया में चल रहा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। बट एग्जाम में हमको इसका एग्जाम्पल देना नहीं है, जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है वही एग्जाम्पल हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने लेबर को डिवाइड करना पड़ेगा और उनको स्पेशलाइज्ड बनाना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमको देखने को मिला। पहला है नॉन इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन होना नहीं चाहिए। दूसरा, आप कैपिटल कलेक्ट करो, वेल्थ एक्यूमुलेट करो। तीसरा, नेचर्स के लॉ को इंकलकेट करो इकोनॉमिक अफेयर्स में, है ना। इकोनॉमिक अफेयर्स में आप नेचर के लॉ का भी इस्तेमाल कीजिए और स्पेशलाइजेशन क्रिएट कीजिए विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और इसी को लेकर के अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।